आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी, सोंधी माटी जीएस क्लासेस के सामान्य अध्ययन के इतिहास भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं। इतिहास का पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा कल, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर फोकस किया गया था। जो हमारा दूसरा लेक्चर हम लोगों ने जो रूपरेखा अपनी बनाई थी एक सामान्य अध्ययन, एक वीडियो में आप लोगों ने देखा था, उस वीडियोस के में हम लोगों ने जो दूसरा चैप्टर रखा था सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास में, वो था सिंधु घाटी सभ्यता का। मैंने आपसे कहा था जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे होंगे तो कभी कभार सामान्य अध्ययन में एक दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि पूरा पाषाण काल, जो सिंधु घाटी से पहले मनुष्य का जो विकास हुआ उससे संबंधित आ जाते हैं। उन प्रश्नों का हालांकि बहुत कम चांस होता है आने का। जो इतिहास ऑप्शनल है या जो अच्छी परीक्षाएं हैं उनमें प्रायः पूछ भी लेते हैं, आपके एग्ज़ाम में कम आता है, जो और एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को चूँकि समग्रता के साथ चलना है, कहीं कोई कि हम लोग किसी एग्ज़ाम को हम लोग चींटी से लेकर हाथी तक प्रयास में इस हैं कि हर परीक्षा में हमारी ये पढ़ाई काम आए, तो इस वजह से हम लोग इसको पूरा पाषाण काल को भी कवर करेंगे। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, बोर्ड से ही हम लोग आज शुरुआत करेंगे अपने इतिहास की। आज हम दो टॉपिक लेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के विषय में बहुत कम तथ्य, केवल ये कि आवश्यकता अनुसार आपके संज्ञान में आए कि आखिर मनुष्य का विकास कैसे हुआ था। इतिहास पढ़ते समय, इतिहास जानते समय हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि जो ज्ञानी मानव है, होमो सैपियंस जिसको बोलते हैं, हमारा नाम जो है, हम लोग जब ये कभी बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, जीव विज्ञान, तब आएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो सैपियंस का आगमन कब हुआ था? तो 30-40 हज़ार वर्ष पूर्व लगभग ज्ञानी मनुष्य इसको बोलते हैं, प्रज्ञावान मनुष्य मैंने जन्म लिया था। धीरे धीरे विकसित होता गया मनुष्य और आज देखिए कहाँ तक अपनी उड़ान भर चुका है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, पुरातात्विक, उसमें पूरा पाषाण काल है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा और जानना होगा। इतिहास को हम अभी जो बांट रहे हैं वो 1, 2, 3। पहला पार्ट है हमारा प्रागैतिहास। प्रागैतिहास मतलब है प्राक इतिहास। प्रागैतिहास का मतलब ये समझिए आप कि जिसके विषय में हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है। आप बस इतना समझिए, प्रागैतिहास का मतलब है जिसके विषय में हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, ये हमारा प्रागैतिहास है। दूसरा आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का मतलब इससे है जो लिखा तो गया लेकिन वो अब तक पढ़ नहीं पाए हैं हम। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित प्रमाण हमको मिलते हैं, हम लोग अभी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के विषय में टॉपिक करेंगे छोटा सा, लेकिन वो अब तक नहीं पढ़ सके, उसका विवेचन नहीं हो सका, बहुत सारे विद्वान जुटे हुए हैं लगातार, तो हम उसको बोलेंगे आद्य इतिहास। और तीसरा टॉपिक जो बनेगा वो इतिहास, यानी सिंधु के बाद जो इतिहास हमने वैदिक काल से लिखा और उसको पढ़ा भी, ये हमारा इतिहास कहलाएगा। आज हमारा फोकस है प्रागैतिहास और आद्य इतिहास पर। इसके बाद लंबे लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर हमारे इतिहास पर चलते रहेंगे। प्रागैतिहास को हमने देखे 3 भागों में बांटा है, आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आपको केवल 2-2, 3-3 बातें इन तीनों कालों से जान लेना चाहिए। कभी कोई बात चल पड़े कि पूरा पाषाण काल क्या है, तो ऐसा ना हो कि आपको ये पता ही ना हो, आपने सोचा कि मैंने इतिहास तो पढ़ लिया सामान्य अध्ययन में, लेकिन पूरा पाषाण ही मुझे नहीं पता, या मध्य पाषाण। तो सिर्फ इतना जानिए, मनुष्य का जो शुरुआत हुई, तमाम औजारों को, कुल्हाड़ियों को, तमाम औजारों से वो क्या कर लेता था जब होमो सैपियंस 30-40 हज़ार वर्ष पहले आया, शुरुआत में कैसे चलता था, कैसे क्या करता था। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य के विकास की एक बहुत लंबी कहानी है। उस लंबी कहानी पर हम नहीं जा सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने कितना सीख लिया था। यानी जो प्रागैतिहास का पहला भाग है पूरा पाषाण, जब हमको लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप समझिए कि पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांट रखा है अध्ययन की दृष्टि से। उच्च पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उसकी आपको जरूरत नहीं जानने की। आप सिर्फ जानिए कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। एक पॉइंट आपका आ जाएगा, स्टार लगाइए, पूरा पाषाण काल के साथ आप लिख लीजिए कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, भारतीय जो प्रागैतिहास है इसको उद्घाटन किसने किया, ये इससे भी पहले का प्रश्न है। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित किया, जिन्होंने प्रारंभिक काम किया, उसका नाम लिख लीजिए केवल, डॉक्टर प्रिमरोज। डॉक्टर प्रिमरोज। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, भारतीय प्रागैतिहास के जनक। भारतीय प्रागैतिहास के जनक, वैसे रॉबर्ट ब्रूसफूट ने शुरुआत की थी, कहीं न कहीं मुझे पुस्तकों में मिला, लेकिन अभी एनसीईआरटीज़ में जो लेटेस्ट है मैं पढ़ा देखा उसमें तो कनिंघम का नाम आ रहा है, तो आप डाल लीजिए कनिंघम।
कनिंघम। पूरा पाषाण काल के मनुष्य, जो मैंने आपको पहला बताया, आधार शिकार था, वो शिकार करता था और उसको शिकार को बनाकर खा लेता था। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल की देन है। माना जाता है मनुष्य कभी पत्थरों के आसपास रहा होगा, पत्थर से पत्थर टकराया होगा, चिंगारी उठी होगी, उसी चिंगारी में कुछ भुन गया होगा कोई टुकड़ा, तो उसको स्वादिष्ट लगा होगा, या चिंगारी से जंगल में आग लग गई होगी और कोई मांस मवेशी भुन गया होगा, तो ऐसे में उसको लगा होगा वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तो फिर आग का आविष्कार हो गया और मनुष्य इसको प्रयोग करने लगा। पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे उनकी जाति का नाम था नेग्रिटो। नेग्रिटो, नेग्रिटो। पूरा पाषाण में ही एक वाक्य में लिख लीजिए आप कि दक्षिण भारत एक हैंड एक्स परंपरा है। हैंड एक्स हथियारों की एक परंपरा है। आप इतना जानिए कि दक्षिण भारत में ये पूरा पाषाण से जुड़ी है। दक्षिण भारत में हैंड एक्स परंपरा या मद्रासीय संस्कृत इसको बोलते थे। बस इसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए मध्य पूर्व, इस विषय में हम लोग ज़्यादा जाएंगे इसके अंतर्गत नहीं, क्योंकि वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं अपने मध्य पाषाण काल पर, जो दूसरा पॉइंट था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के विषय में जानिए। सबसे पहली बात तो मध्य पाषाण काल में बागोर एक स्थल है। भीलवाड़ा जिला है राजस्थान का। बागोर पूछा जाता है अक्सर कि बागोर किस काल का है, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु काल। तो बागोर आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर चूंकि पशुओं के कंकाल मिले हैं, हालांकि मानव कंकाल भी मिला है लेकिन पशुओं के खूब कंकाल मिले हैं, तो माना जाता है पशुपालन का जो साक्ष्य है वो बागोर से मिला है, मध्य पाषाण काल से। और अगर कठिन सवाल पूछेगा तो इसके पूछ सकता है बागोर की खोज चूंकि वीएन मिश्रा ने की, वो एक बड़ा नाम हुआ पुरातत्वविदों में, तो इसलिए वीएन मिश्रा का नाम आ जाएगा, वीएन मिश्रा। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में ही आदमगढ़ एक स्थल है। मध्य पाषाण काल का एक स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ का नाम जान लीजिए, ये मध्य प्रदेश में है। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। बंदर, जंगली सुअर, जैसे कभी बात चल पड़े कि मध्य पाषाण काल में कौन से जानवर उस समय ये जो अवशेष मिले हैं, तो बंदर, जंगली सुअर, भैंसा, नीलगाय। और यहीं तक आते आते गुफा चित्रकारी की शुरुआत हो जाती है। गुफा चित्रकारी की शुरुआत हो जाती है। उत्तर प्रदेश से भी मध्यकाल के कई स्थल मिले हैं। आपको अगर एक दो लिखने हो तो लिख सकते हैं। एक सराय नहर है स्थल प्रतापगढ़ के आसपास, सराय नहर। महदहा है एक स्थल, यहाँ से मनुष्य के कंकाल भी मिले हैं, यानी मानव कंकाल मध्य पाषाण काल के। यूपी में अगर बात हो तो सरायनहर और महदहा, बस आपको इतना जानने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग आते हैं जिससे प्रश्न ज़्यादा अपेक्षा है आपके वहाँ, उत्तर अथवा नवपाषाण काल। इसी नवपाषाण काल को उत्तर अथवा नवपाषाण, क्योंकि बाद का है तो इसको बोलते हैं। इसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व है, जो उत्तर पाषाण काल आपका है। ये नवपाषाण, इसी को हम उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं, और इसका समय लगभग 7000 बीसी। बीसी की चर्चा हम लोगों ने कल अपने लेक्चर में की थी, बीसी और एडी की। इसके बाद नवपाषाण शब्द जो है पहली बार सर जॉन लुबाक थे, उन्होंने इसको प्रयोग किया था। सर जॉन लुबाक ने पहली बार नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया था। नवपाषाण से संबंधित एक जो बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, आपको पूछा जाता है बुर्जहोम कहाँ स्थित है। बुर्जहोम ये शब्द है, ये कश्मीर में स्थित है। आप लिख लीजिए आगे ब्रैकेट में, बुर्जहोम स्थित है आपका कश्मीर में, कश्मीर। और ये नवपाषाण का स्थल है, चूँकि हम लोग नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं। यहाँ से मिले हैं गड्ढे वाले घर, गर्तावास बोलते हैं उनको। पूछा जाता है कई बार। आपको बुर्जहोम के नाम पर दो बातें याद आ जानी चाहिए। एक तो गर्तावास यानी कि गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं यहाँ से, और दूसरा मनुष्य के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया है, यानी पालतू कुत्ते का साक्ष्य पहली बार हमको जो दिखाई देता है वो बुर्जहोम में दिखाई दे रहा है इस तरह से, यानी उसके साथ दफनाया गया है पालतू। एकमात्र स्थल है बुर्जहोम जहाँ से। तो बुर्जहोम के विषय में आपको दो बातें बताई मैंने, एक तो गर्तावास यहाँ से मिले हैं और दूसरे मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया गया है। इसकी खोज डी टेरा पीटरसन ने की थी। ज़्यादा कठिन सवाल हो जाता है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा पढ़ने की जब इच्छा हो आपकी तब इसको करिएगा। इसके बाद दूसरा एक बड़ा स्थल और हुआ है, उसका नाम है गुफ कराल। गुफ कराल, यही नवपाषाण काल का हम दूसरा स्थल आपको बता रहे हैं, गुफ कराल। गुफ कराल इसका मतलब ही होता है कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का मतलब है कुम्हार की गुफा।
हड्डी की बनी सुइयां यहाँ से मिली हैं, कश्मीर में ये भी है, आपको बस इतना ही जानना है। इसके बाद जो अगला स्थल है नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण हो सकता है कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ यहाँ से धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। धान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछा जा सकता है कि धान का प्राचीनतम साक्ष्य। एक दो नाम और लिख लीजिए, चिरांद एक नाम है, बिहार का स्थल है नवपाषाण काल का, बस ठीक है। इसी समय लोग शिकार संबंधी चित्र भी बनाते हैं, रुचि लेते हैं, चित्रकारी में यानी कि रुचि होने लगती है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की जो प्राचीनतम बस्ती है वो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये ऐसे कई बार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से बोले जाते हैं। अभी हालांकि हम लोग एक बार इसको करेंगे दो जगह से, चूँकि ऐसा हो गया, लेकिन मेहरगढ़ एक स्थल और आप लिख लीजिए इसमें, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में आधुनिक बलूचिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि नवपाषाण युग की प्राचीनतम बस्ती, इस पर आप लिख लीजिए, मेहरगढ़ पे लिख लीजिए प्राचीनतम बस्ती। गेहूं और जौ के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। गेहूं और जौ यानी कि पहली जो फसल है वो गेहूं और जौ है, जो कि उगाई जा रही थी। प्राचीन फसल के रूप में अगर कभी परीक्षा में आ जाएगा कौन सी है, तो गेहूं और जौ, आप नोट कर लीजिए इसको। मेहरगढ़ से मैंने बता ही दिया आपको, अनाज, पशुओं की हड्डियां मिली हैं, पालतू, ये सब चीज़ें वहाँ पर आती हैं। इसके बाद अगर एक और बात याद रखिएगा, याद आ गया कि गेहूं और जौ तो पहली फसल हो गया, लेकिन अगर पूछा जाए मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज कौन सा है, तो वो चावल है। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज पहला, मैंने अभी कहा ना धान की प्राचीनतम, कहाँ पर आपको बताया था, कोल्डिहुआ में, यहाँ पर। तो मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहला जो अनाज है वो क्या है, चावल, और वो मिला कहाँ से है, कोल्डिहुआ से मिला है। इतनी बातें आपको। नवपाषाण की और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहिए का आविष्कार। आप ये स्टार बनाइए, लिखिए पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। जो खाद्यान्नों की कृषि की गई, खाद्यान्न उगाने की बात आई, वही बार बार आ रही, गेहूं, जौ, चावल, ये भी पहली बार नवपाषाण, यानी कि मनुष्य पहली बार कृषि कार्य में अपना खाद्यान्न उगा रहा है नवपाषाण काल में। पहली धातु जो प्रयोग लाई गई वो तांबा थी। ये भी एक प्रश्न परीक्षा में आता है, पहली प्रयोग की गई धातु तांबा थी। और अंतिम तथ्य इसका हम लोग लिखेंगे, इस पूरा पाषाण प्रागैतिहास का अंतिम तथ्य लिखेंगे। अपने इतने बहुत तथ्य हैं जिन पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक स्थल मिला है। पूरा पाषाण काल के समय और भी बहुत सारी संस्कृतियां चलती थी, मतलब काले चित्त, काले भूरे चित्त, मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों के आधार पर संस्कृतियों के नाम रख दिए गए। बहुत सारी संस्कृति, उन्हीं में एक संस्कृति का नाम था जोरवे संस्कृति। ये महाराष्ट्र की थी, जोरवे। महाराष्ट्र तक देखिए, आप अभी पढ़ेंगे सिंधु में तो देखेंगे महाराष्ट्र तक हमारी जाएगी सिंधु सभ्यता, लेकिन हम अभी पूरा पाषाण काल का एक स्थल है जोरवे, जोरवे, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का एक स्थल है इनाम गांव, इसी को बोलते हैं ताम्र पाषाण संस्कृति, यानी यहाँ तांबे और पाषाण के हथियार मिले हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया ताम्र पाषाण संस्कृति। जोरवे संस्कृति आप समझ गए, महाराष्ट्र में है, इनाम गांव इसका स्थल है, और ताम्र पाषाण संस्कृति की बात हो जाएगी। ये कंप्लीट है हमारा चैप्टर प्रागैतिहास। अब समझ गए होंगे मोटा मोटा कि प्रागैतिहास में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण से आपको 5-5 तथ्य निकाल लेने हैं, एक एक पेज की तैयारी कर लेनी है। उसी से आपका परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसको हल कर ले जाएंगे। पूरा पाषाण काल मनुष्य के जीवन के विकास की गाथा है। होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और जो सिंधु सभ्यता हम अब पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु सभ्यता कोई एकदम से प्रकट तो हो नहीं जाएगी, आप समझ रहे होंगे। दैवीय तो नहीं थी कि एकदम आए और लोग एकदम घूमने लगे, इतने सुंदर सुंदर नगर बन गए, ऐसा नहीं हो सकता था। इससे तय होता है कि सिंधु सभ्यता के पहले छोटे छोटे बहुत सारी संस्कृतियाँ कहीं न कहीं जन्म ले चुकी थीं। जब वो संस्कृतियां एक दूसरे के लिंक में आईं तो फिर सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे एक विकसित सभ्यता का हमारा प्रादुर्भाव हुआ। और सिंधु सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, वैज्ञानिक आधार पर बसी हुई, कि वैज्ञानिक आज भी उसको देखते रह जाते हैं। सिंधु सभ्यता के विषय में व्हीलर लिखता है, व्हीलर अभी नाम आएगा, एक हम लोग पढ़ेंगे, एक पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के निदेशक थे यहाँ पर आए, व्हीलर अंग्रेज थे नियुक्त होकर। वो गए जब हड़प्पा की खोज करने, व्हीलर हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के स्थल की, तो उन्होंने, बड़ा गर्मी की रात थी, लिखते हैं वो अपने वृत्तांत में कि बहुत गर्म रात है आज, मैंने अपने सहकर्मियों को आदेश दिया है कि सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक कार्य खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि 2 घंटे सुबह सुबह करके भागेंगे यहाँ से। उनको लग रहा था कुछ है नहीं, लेकिन जब वे उन टीलों में पहुँचा
तो मुझे 6 घंटा निरंतर काम करने के बाद भी उन टीलों से हटने का मन नहीं हुआ और उनको ये डर लगने लगा कहीं उनके साथी यह न कहें कि व्हीलर सनकी है। तो इस वजह से उनको वो काम उस समय रोकना पड़ा और फिर व्हीलर ने बहुत सारा काम किया। सिंधु सभ्यता पर व्हीलर ने बहुत सारा काम किया। अब हम लोग अगला टॉपिक आते हैं अपना सिंधु सभ्यता डालिए, यानी कि आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, आद्य इतिहास के विषय में मैंने पहले ही बता दिया था, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसको आद्य इतिहास बोलते हैं। आगे आप अब हेडिंग डालेंगे अपने नोटबुक में सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता पर अब हम शुरुआत करेंगे इस बात की, क्योंकि आपका ये मेजर पोर्शन है। सिंधु सभ्यता से एक आध प्रश्न परीक्षा में पूरा पाषाण से कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन सिंधु सभ्यता से एक प्रश्न आपका आना लगभग तय है किसी भी परीक्षा में, और कभी कभी 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। सिंधु सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी ब्रैकेट में लिखिए, या फिर कांस्यकालीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कि सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा गांव था पाकिस्तान में। मांटगोमरी जिला है, वहाँ पर एक हड़प्पा नामक गांव है, वहाँ पहली बार खुदाई की गई, रेलवे लाइन डाली जा रही थी उसके बाद, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता उसके नाम पर। और चूंकि वहाँ पर कांस्य धातु का प्रयोग हुआ, कांसे की धातु का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको बोला गया कांस्यकालीन सभ्यता। ब्रैकेट में इसको भी पूछ लेंगे, कांस्यकालीन सभ्यता कौन सी थी, सिंधु सभ्यता, पुरापाषाण की कोई संस्कृत लिख दिया, जोरवे कुछ न कुछ लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिंधुकालीन सभ्यता हमारी कांस्यकालीन सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता है इसमें जो पहला तथ्य है, पहली बार किसने बताया, आखिर पहली बार वहाँ रेलवे लाइन का काम चल रहा था। सामान्य रूप से लोग ईंटें चुरा चुरा के उन टीलों के अपने घरों में ले जाते थे। रेलवे लाइन बिछने लगी तो देखा गया कि कोई टीला है। आप कभी गांव दूर दराज जाइए तो अभी भी कभी कभार ऊंचे टीले आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे ही कभी वहाँ गया, टीले से ईंटें निकली, वो रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी। फिर किसी एक व्यक्ति का ध्यान गया कि क्या है, क्या इसमें है, आखिर क्यों ईंटें इतनी निकल रही हैं। तो वो व्यक्ति था 1826 में चार्ल्स मेसन। 1826 में 1826 में चार्ल्स मेसन एक आदमी था, इसका ध्यान इस पर गया, चार्ल्स मेसन का ध्यान गया कि आखिर ये क्या है। तो पहली बार उनका इस पर उन्होंने उल्लेख किया इन बातों का। फिर कनिंघम ने इस पर काम किया। कनिंघम को अभी हमने बताया था भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, कनिंघम ने काम किया। फिर तो काम शुरू हो गया। हड़प्पा पर आप बहुत ज़्यादा हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काम किया और उनका एक लंबा अच्छा खासा इतिहास है। आप सीधे आइए कि तमाम वहाँ पर खुदाई होने लगी। जब वो खुदाई होने लगी तो उस खुदाई में बहुत सारे हमको अवशेष मिलने लगे, बर्तन मिल गए, बहुत सारी मोहरें मिल गई, बहुत सारे आवास मिलने लगे, स्नानागार मिलने लगे, जलाशय मिलने लगे, अक्षरों वाले लिपियाँ मिलने लगे, खिलौने मिलने लगे, मृण मूर्तियाँ मिलने लगी, इतना सामग्री मिलने लगी। फिर इतिहासकारों के लिए एक नई सभ्यता का प्रादुर्भाव हो गया। अरे एक नई सभ्यता ने जन्म ले लिया जो कि पहले हम अनभिज्ञ थे। और इसकी शुरुआत मोहरें जो थी वहाँ की, वो सेलखड़ी की बनी थी। ये भी पूछा जाता है कि जो मोहरें निकली, क्योंकि मोहरों की संख्या बहुत ज़्यादा है हड़प्पा में, इतनी ज़्यादा मोहरों की संख्या है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण कि आखिर वो मोहरें किस उसकी बनी थी। तो सेलखड़ी एक मिट्टी का ही पका हुआ रूप होता है, उसकी बनी थी। और इसको सबसे पहले जो नाम दिया वो जॉन मार्शल का दिया हुआ नाम है, जिसके नाम से हम जान रहे हैं अभी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्यों? क्योंकि जो शुरुआत हुई वो सिंधु नदी के आसपास के इसके स्थल दिखाई दिए। जो सिंधु नदी बहती थी पाकिस्तान में, उसके आसपास शुरुआत में स्थल दिखाई दिए, तो इसका नाम जो रखा गया वो सिंधु सभ्यता रख दिया गया। चूँकि हड़प्पा स्थल पहला था तो हड़प्पा सभ्यता इसको लोग बोलने लगे। फिर चूँकि कांसे का प्रयोग किया गया तो कांसे का, चूँकि पहली बार नगरों का उल्लेख हुआ था तो इसी को पहली नगरीय क्रांति भी कहा जाने लगा। अब आपसे पूछे कोई पहली नगरीय क्रांति किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकेंगे हड़प्पा सभ्यता को ही पहली प्रथम नगरीय क्रांति। स्टार लगा के लिख लीजिए आप इसको। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी इस पूरे हड़प्पा, अब इसका हम कुछ भी नाम लेते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी वो थी विशिष्ट नगर नियोजन। आप लिखिए पॉइंट, विशिष्ट नगर नियोजन। यानी इनका जो नगर नियोजन था दुनिया भर में विख्यात था, और आज भी आज के वैज्ञानिकों के लिए, आज के उसमें आर्किटेक्चर में इसकी आवश्यकता है। देखते हैं लोग कि कैसे हड़प्पा के लोग अपने एक विकसित नगर को बसाए हुए थे। इसका विशिष्ट नगर नियोजन प्लस जल निकासी व्यवस्था, बहुत अच्छी नालियाँ थीं। तो आप सिंधु सभ्यता से दो बातों को रिलेट करेंगे। अभी ये सिंधु सभ्यता है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता से दो बातों को आप रिलेट करेंगे, एक तो विशिष्ट नगर नियोजन और दूसरा जल निकासी की व्यवस्था। ये दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जानिए समय, किसने कितना समय बताया कि आखिर सिंधु सभ्यता का समय क्या माना जाए। ये एक बड़ा विवाद का प्रश्न रहा, बहुत सारे लोगों ने इस पर विवाद किया, यानी कि हर विद्वान अपना अपना तर्क देने लगा, और वास्तव में बहुत ज़्यादा आज तक
इसको निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या इसका टाइम फिक्स हुआ, लेकिन फिर भी मोटा मोटा जो कई वैज्ञानिकों ने दिया। और बाद में एक होता है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है वो एग्जैक्ट कार्बन कितना ग्रहण किया किसी अनाज ने या जला दिया गया था तो उसको कितने वर्ष हो गए, इसके आधार पर निकाला जाता है। वो द बेस्ट माना गया कि वो एक सही तिथि है रेडियो कार्बन तिथि। लेकिन आपको जानना पड़ेगा थोड़ा और लोगों ने क्या कहा। जैसे सबसे पहले तो आप समझिए, जॉन मार्शल ने कहा इसका समय है 3250 BC से 2750 BC। नोट कर लीजिए एक आध, जॉन मार्शल 3250 से 2750 BC बिफोर क्राइस्ट, वही जो हम लोगों ने ईसा पूर्व कहा था। या एक और नाम लिखिए, व्हीलर ने इसको कहा 2500 से 1500 BC। सारे लोगों ने BC में ही कहा, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा अंतर आ जाता, क्योंकि फिर तो हमारे पास इतिहास मिलने लगा, हम लोग अभी आद्य इतिहास में हैं। एक DP अग्रवाल हुई है पुरातत्वविद, उन्होंने इसकी 24 तिथियां निर्धारित की, यानी उन्होंने जगह जगह की डेटें अलग अलग निर्धारित की, इस शहर का यहाँ का इतना, तो 24 तिथियां निर्धारित कर दी। ये भी एक तथ्य है आपका। लेकिन जो मान्य है सर्वाधिक, आप वो लिख लीजिए, रेडियो कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 के आधार पर। अब इसका एक इतिहास है, रेडियो कार्बन 14 क्यों कहा जाता है उसका। रेडियो कार्बन 14 के आधार पर जो सर्वाधिक मान्य तिथि है वो है 2400 से 1700 BC। 2400 से 1700 BC, 2400 ईसा पूर्व से ये है इसका। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। डेटों की बात हो गई हमारा, समय इतिहास सिंधु सभ्यता का आपने मोटा मोटा तय कर लिया कि ये 2400 से 1700 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद फिर हम वैदिक काल पढ़ने लगेंगे, अगले टॉपिक में आएगा हम लोगों के। अब आइए विस्तार, इसका हम विस्तार देखते हैं सिंधु सभ्यता। मैंने ऑलरेडी इसको मैप में बना रखा था समय बचाने के लिए। देखिए आप, जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो ये है। आप मैप जब देखेंगे, भूगोल में हम लोग मैप देखना सीखेंगे। अभी हम लोग मोटा मोटा कहते हैं हमेशा मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। यानी कि नॉर्थ में, अब आप अगर भारत का मैप दिमाग में आएगा तो जम्मू कश्मीर दिमाग में आता है नॉर्थ में। तो ये मांडा एक स्थल है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। तीनों बातें लिखी हैं, आप नोट कर सकते हैं। नॉर्थ का उत्तरी पॉइंट ये है। आपसे कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल, तो मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब। उत्तरी के बाद दक्षिणी पर आए तो दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी पर है। इसका तथ्य हो गया। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, गाजियाबाद जिले में आता था, अभी कट गया है, सब नहीं किसी और जिले में चला गया हो। हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में सुतका-गेंडोर दाश्क नदी पर है। ये आपकी बाउंड्री है जो कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का निर्धारण करती है। ये चारों प्लेस हैं, आपको याद रखने चाहिए। कभी भी पूछ लेता है कि उसका दक्षिणी पॉइंट क्या है, उत्तरी पॉइंट क्या है, आपकी जबान पर होना चाहिए ये चारों स्थल। इसके बाद एक पॉइंट मोटा है कि इसका एरिया कितना है। जाके सिंधु सभ्यता मोटा मोटा जो है ये कितने एरिया में फैली हुई है, तो 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान में भी कोई एक स्थल, अब तो सूरत हुई या क्या है वो मान लिया जाता है, इससे जुड़ा हुआ है, और उससे लेकर महाराष्ट्र तक, इधर ये सब इसका एरिया है। जो एक और एक इतिहास देखो, अंग्रेज इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता पे बहुत काम किया। एक इतिहासकार और हुए स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने कहा, अब हम लोग अभी शहर पढ़ेंगे हड़प्पा के, क्योंकि उसी से सवाल पूछे जाते हैं। वो पूछ लेता जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, बस आपको आंसर पता होना चाहिए, कालीबंगा से। इस तरह के सवाल अब आगे पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने एक रूपरेखा छोटी सी खींची सिंधु सभ्यता की कि आखिर ये थी क्या, इसका समय क्या था, इसके विषय में इसका विस्तार क्या है। चौथा पॉइंट, स्टुअर्ट पिगट है एक बड़ा इतिहासकार, उसने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो इसके, जिसके दो शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी जुड़वा राजधानी थी, ट्विंस कैपिटल। और कुल इसकी जो बस्तियां हैं अब तक जो सर्च की गई लेटेस्ट, लगभग 1400-1500 बस्तियां सर्च की गई। हो सकता है आंकड़ा और अपडेट हो गया हो, आप लोग देखिएगा इसको, जिसमें से लगभग 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में पाई गई हैं। कुल 1400 बस्तियों में 925, यानी कि भारत में एक बड़ा हिस्सा सिंधु सभ्यता का उस समय मिल रहा है। इसके बाद अब हम लोग ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ सीधे सीधे ये देखेंगे कि निर्माता इसके जो लोग थे वो किन प्रजातियों के थे माना जाता है। तो 4 प्रजातियों के मिश्रण थे ये लोग।
यानी वो लोग जो थे वो किन प्रजातियों के थे। तो 4, जैसे नेग्रिटो हम लोगों ने उस समय चर्चा की थी, ऐसे ही ये लोग 4 प्रजातियों के मिश्रण मिले हैं उसमें। आप लिखने की जरूरत नहीं कि वो समझते रहिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भूमध्य सागरीय, जैसे मोहनजोदड़ो में जो लोग मिले वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के अल्पाइन और मंगोलियाड। कंप्लीट है आपका। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो इसका मेजर पोर्शन है हर शहर के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर। आप पहला शहर डालिए हड़प्पा। हड़प्पा आपकी पहली साइट है हड़प्पा। एक एक साइट पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे और आप उसके विषय में जानकारी लेते रहेंगे। हड़प्पा के विषय में शुरुआत करते हैं। एक तो ये रावी नदी तट पर है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सिंधु सभ्यता का कोई इंपॉर्टेंट शहर किस नदी पर है, पूछा जाता है बार बार। हड़प्पा, सबसे पहले आपने हड़प्पा लिखा होगा, तुरंत आप स्टार लगाइए, अथवा सामान्य रूप से रावी नदी, यानी कि रावी नदी तट पर है। रावी नदी तट पर, रावी नदी तट पर। और इसके विषय में जो जानकारी देते हैं वो भारतीय एक थे जिन्होंने इस पर काम किया ज़्यादा। 1921 में दयाराम साहनी, इनका नाम पूछा जाता है, फट से जुड़ेगा। 1921 दयाराम साहनी। दरअसल 2 व्यक्ति हैं, इन लोगों ने काम बहुत किया हड़प्पा पे, एक दयाराम साहनी और एक राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी का काम मोहनजोदाड़ो पर है और दयाराम साहनी का काम हड़प्पा पर है। हम लोग जब याद किए थे तो साहनी में हा आता है, हा से हड़प्पा मैच कर दिए थे, और राखालदास बनर्जी में कोई ऐसा नहीं था, वो मोहनजोदड़ो से अटैच हो गए थे, यानी दयाराम साहनी हो गए। इसके विषय में आप समझिए कि एक यहाँ से, अब आप पॉइंट में लिखते जाइए, इसके 5-6 तथ्य हैं जो हड़प्पा से जो चीज़ें मिली हैं वही पूछा जाएगा। जैसे विशाल अन्नागार, 12 कमरे हैं इसमें, 6-6 कमरों का एक ऐसे बना हुआ, जैसे 6 कमरे इधर बना दिए, 6 कमरे इधर बना दिए, 6 कमरे 6 कमरे, ये अन्नागार है बहुत बड़ा सा, और बीच में इनके क्या किया, रास्ता दे दिया गया। ये अन्नागार है बहुत बड़ा, 12 कमरे हैं, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है ये। 7 मीटर आप अगर दिमाग लगाएं तो काफ़ी मजबूत होता है। ये एक विशाल अन्नागार है, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे ज़्यादा मोहरें यहीं से, सर्वाधिक मोहरें यहीं से। पॉइंट 2, मोहरें मैंने बताया था सेलखड़ी की बनी है, अभिलेख युक्त मोहरें हैं ये, इन पर सब पर कुछ ना कुछ लिखा गया है। अब वो अलग बात है कि हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। पश्चिम में दुर्ग टीला, हर शहर की एक विशेषता थी नगर नियोजन में कि जो पश्चिम का होता था उसको दुर्ग टीला बोलते थे। आगे हम लोग नगर नियोजन में इसको पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना समझिए कि पश्चिम में जो दुर्ग टीला है उसको माउंट एबी कहते हैं। माउंट एबी, माउंटेन्स पर्वत, माउंट एबी, उसको नाम ही दे दिया। पश्चिमी दुर्ग टीले को माउंट एबी कहते हैं। शंख पर एक बैल बना मिला है, शंख मिला वहां से, उस पर एक बैल बना है, शंख पर बैल। पीतल का बना इक्का, जो आजकल इक्का चलता है, ये सभ्यता में हमको सिंधु में मिला था, पीतल का बना इक्का। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, माना जाता है मातृ देवी की कोई मूर्ति हो, इस तरह के उर्वरा उससे दिखाया इन्होंने। गेहूं जौ के साक्ष्य यहां से भी मिले हैं। हाथी दांत की एक मोहर मिली है, यानी मोहरें सेलखड़ी की प्रायः बनी थी, लेकिन स्पेशल मोहर हो गई हाथी दांत की मोहर। बहुत सारे तांबे के उपकरणों का जैसे सूजा, ये सुई इस तरह का मिला हुआ है, चाकू, चिमटी, ये सब भी वहाँ से मिला हुआ है। सोने का एक कंगन, हड़प्पा से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, चूँकि हड़प्पा सबसे बड़ी साइटों में एक है वहाँ की। हड़प्पा मोहनजोदड़ो बहुत बड़ी बड़ी साइट है, तो हड़प्पा से आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। सोने का बना कंगन। इसके बाद आपका हड़प्पा के विषय में आप जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको हड़प्पा में भी कुछ और जोड़ना पड़ सकता है। आप आ जाइए मोहनजोदड़ो, दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के साथ ब्रैकेट में लिखिए क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा इसी शहर का है, सर्वाधिक क्षेत्रफल। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये दूसरा शहर है, इसका है सर्वाधिक क्षेत्रफल। लिख दीजिए आप आगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थ ही है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये भी नदी सिंधु नदी तट पर, बल्कि सिंधु नदी के दाएं तट पर। कभी परीक्षा में ऐसे पूछ लिया गया सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, ज़्यादा कठिन प्रश्न कर दिया, इतना कठिन नहीं बनाते वैसे, लेकिन यहाँ पर आप जानिए सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है ये। खोज किसने की, राखालदास बनर्जी, अभी मैंने पहले भी नाम लिया था, राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी 1922, राखालदास बनर्जी 1922।
कई लोग यहाँ मोहनजोदड़ो में काम किए हैं, मार्शल ने भी किया है, व्हीलर ने भी यहाँ पे काम किया। अभी व्हीलर की हम आपको कथा सुना रहे थे। तो ऐसा नहीं कि एक शहर में कोई एक ही व्यक्ति काम करता था, काम कई कई लोग करते थे, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है उसका नाम फिर हम इसमें सेट कर लेते हैं, जो या परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर लिखिए इसके बाद एक जो सबसे बड़ी रचना है वहाँ की मोहनजोदड़ो की, आपने पढ़ा भी होगा और कभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई कहीं पर भी चर्चा चलेगी तो सबसे बड़ा वहाँ विशाल स्नानागार मिला है। एक विशाल स्नानागार माना जाता है कहीं ना कहीं स्नान से संबंध, चूँकि आज भी हमारे वहाँ स्नान का बहुत महत्व है, पूजा पाठ करते हैं उसके पहले भी स्नान अनिवार्य है या अपने को पवित्र करने के लिए माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रही होगी सत्ता कि वो विशाल स्नानागार काम आता होगा। तो आप लिखिए पॉइंट में स्टार लगाइए, वही विशाल स्नानागार मिला है। इसका जो जलाशय है यानी कि पानी का जो स्रोत है वो दुर्ग टीले में है। दुर्ग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बताऊंगा आपको दुर्ग और क्या ये है, दुर्ग टीला और सामान्य नगर। इसके बाद आप लिखिए ये जो विशाल स्नानागार है इसी के विषय में मार्शल ने कहा इसको विश्व का आश्चर्य, विश्व का आश्चर्य कहा। मार्शल जो एक बड़े इतिहासविद, इन्होंने खूब काम किया है, उन्होंने कहा इसको विश्व का आश्चर्य। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं इसके, जैसे ये है स्नानागार तो आपके उत्तर में सीढ़ियाँ और उत्तर दक्षिण में इसमें ये सीढ़ियाँ हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई भी एक परीक्षा में पूछ ली गई कभी, तभी से लोगों ने याद करना शुरू कर दिया। वैसे लंबाई चौड़ाई याद रखना और अपने आप में टफ है, लेकिन आप भी अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिए कॉपी में। 11.88 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7.101 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, ये आपकी होगी। इसकी जो फर्श है वो जिप्सम से बनी हुई है, जो आजकल फॉल सीलिंग होती है उसमें भी जिप्सम का काम करते हैं। इसकी फर्श जो है वो जिप्सम से बनी हुई है। यहाँ भी एक अन्नागार मिला है, पॉइंट में लिख लीजिए केवल, यहाँ भी एक अन्नागार है। यहाँ पर एक पुरोहित विद्यालय भी है, ऐसा माना जाता है। एक बिल्डिंग मिली उसको माना जाता है पुरोहित विद्यालय है वो। आप लिखते जाइए पॉइंट में स्टार लगा करके, क्योंकि इतने सारे मैं तो लिख नहीं सकता, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप बस नोट करते जाइए। पुरोहित विद्यालय जो पश्चिमी दुर्ग है, यहाँ भी टीला स्तूप है। चूँकि कुषाणों से उसका लिंक हुआ तो उसको बाद में स्तूप का टीला है उसको कुषाणों ने बनवाया था। जो मोहनजोदड़ो है इसकी मुख्य सड़क जो है उसकी चौड़ाई 9.15 मीटर है। मुख्य सड़क जो शहर के बीच से निकल रही है उसकी जो चौड़ाई है वो 9.15 मीटर है। ये तो महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण तथ्य एक और है बहुत। एक तो विशाल स्नानागार वहाँ से पूछा जाता है कई बार। कांसे की नर्तकी मूर्ति, एक आपने अगर कभी टीवी में भी आता रहता है, एक कमर पर हाथ रखे हुए पीछे चोटी लटकाते हुए एक मूर्ति दिखाई देती है, वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी खुदाई के दौरान। एक पुजारी की मूर्ति भी वहीं से मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ की मूर्ति, इनके नीचे कुछ जानवर भी हैं, वो भी हम आपको लिखवाएंगे कैसे क्या। सूती कपड़े का साक्ष्य, सूती कपड़ा। हाथी का कपालखंड, यानी हाथी कहीं ना कहीं पाला जाता होगा, सिंधु सब पाला नहीं, हाथी रहा होगा सिंधु सभ्यता में, तभी हाथी का कपालखंड मिला है। सीपी की बनी पटरी, पैमाने के लिए सीपी की बनी पटरी का प्रयोग है। घोड़े के दांत, यानी अश्व से वो परिचित थे। अश्व उनका प्रमुख वो नहीं है, अश्व उनका प्रमुख पशु नहीं है, लेकिन परिचित हैं वो अश्व से, घोड़े से। हल की आकृति यहाँ भी मिली है। मिट्टी का बंदर, ये परीक्षा में ऐसे पूछ लेते हैं, मिट्टी का बंदर कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली। आपको बस ये मोटा मोटा लिखा रहेगा, हल्का तो आप जब बार बार पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो ये दिमाग में रट जाएंगे। ऐसा लगता होगा बहुत सारे हो जाएंगे, एक में मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं, ये सब आपको अलग अलग होते चले जाएंगे। मिट्टी का बंदर। इसके बाद हर गली में सार्वजनिक कुआं है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में हर गली में सार्वजनिक कुआं है। भैंसा तथा भेड़ा की मूर्तियां भी यहाँ पर। एक शायद मैंने अभी हड़प्पा में आपको बताया था कि वहाँ पर इतना अभिलेखीय साक्ष्य है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम साक्ष्य जो मिला है वो हड़प्पा नहीं मोहनजोदड़ो से है। मोहनजोदड़ो में 398 मुहरें मिली हैं, लिखा पढ़ी वाली अभिलेखीय साक्ष्य जिनको बोलते हैं। और वो जो कुल लिखित सामग्री प्राप्त की गई है हड़प्पा से, सिंधु सभ्यता से, उसका 56% अकेले मोहनजोदड़ो से। समझ सकते हैं, आधे से ज़्यादा हो गया मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है, सिंधु का बाग भी कहा जाता है। ये आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपके दो महत्वपूर्ण शहर थे।
इनके विषय में आप ये मत सोचिएगा कि ये इतना छोटा तथ्य है, नहीं आएगा मैं क्यों पढ़ूं, ऐसा नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से किसी भी तथ्य को परीक्षा में वो पूछ सकता है आपसे। इसके बाद पता और सब, अब ऐसे देखिए, आपसे मैंने इतना सारा बता दिया, मोटा मोटा उसने पूछ लिया मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी या खोज में प्रमुख भूमिका निभाई थी, और उसने नाम लिख दिया राखाल दास बनर्जी का, और आप मोटा मोटा तथ्य भूल गए, या सिंधु नदी के दाएं तट पर है वो, ये भूल गए, तो फिर आप इतना ज़्यादा डीप पढ़े थे, सारा बेकार हो गया। तो आप हमेशा मोटे तथ्यों से चलें और जितने फिर सूक्ष्म तथ्यों को ग्रहण कर सकें वो करें। जब आपको लगे मेरे लेक्चर से आपको और ज़्यादा की ज़रूरत है तो बेसबुक उठाइए, अच्छी अच्छी पुस्तकें उठाइए, उसमें और लिख लीजिए। अगला शहर लिखेंगे हम लोग तीसरा, चन्हू-दड़ो। चन्हू-दड़ो, चन्हू-दड़ो, ये थर्ड शहर हमारा हड़प्पा का हो गया। ये भी सिंधु नदी पर है, नदी लिखी सिंधु नदी। इसकी खोज की थी एमजी मजूमदार ने, मजूमदार। यहाँ से जो चन्हू-दड़ो से सबसे बड़ी बात है, हड़प्पा का जो हर शहर है वो दुर्ग और टीले में बटा हुआ है, एक दुर्ग एक टीला। लेकिन ये जो चन्हू-दड़ो है यहाँ पर दुर्ग का अवशेष नहीं है, यानी ये एक ही प्राचीर से घिरा हुआ नगर है। तो आप लिख लीजिए दुर्ग का अवशेष नहीं है। साथ ही चन्हू-दड़ो में बहुत सारे कारखाने मिले हैं मनके बनाने के, तो आप लिख लीजिए मनके बनाने का केंद्र। मनके, सीप, अस्थि, इनसे वो बनाते थे ये सब, यानी कि एक औद्योगिक नगर था चन्हू-दड़ो, आप आज के युग में कह सकते हैं। अलंकृत हाथी मिला है यहाँ से, एक खिलौना गाड़ी मिली है, कुत्ते द्वारा बिल्ली के पीछा करने के पगचिन्ह मिले हैं। आप सोचे खुदाई कितना ऐसे हुई होगी कि कुत्ता पीछा कर रहा है बिल्ली का और वो पगचिन्ह बन गए, आगे आगे बिल्ली के पीछे पीछे कुत्ते के। इसको इतिहासकारों ने, पुरातत्व खोज निकाला है। और वक्राकार ईंटें, वक्राकार यानी वक्राकार गोल ईंटें, सामान्य रूप से चौड़ी ईंटें हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन यहाँ वक्राकार ईंटें हैं। इसके बाद दवात और स्याही का साक्ष्य है चन्हू-दड़ो से, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने लिखने का, इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज लेते हैं लोग। एक मुद्रा है जिस पर 3 घड़ियाल बने हैं और 2 मछलियाँ, यानी कि घड़ियाल भी होंगे और मछलियाँ भी होंगी। एक मिट्टी की पक्की पाइप नुमा लाइन, पानी निकालने के लिए पक्की पाइप नुमा लाइन पड़ी हुई है। ये चन्हू-दड़ो की विशेषताएं हो गई। इसके बाद अगला हमारा है लोथल। लोथल चौथा शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, भारत में है। इसको आप लिखिए, भोगवा नदी पर है ये लोथल, भोगवा नदी। लोथल के विषय में बात कर रहे हैं। लोथल से हमेशा पूछा जाता है कई बार प्रश्न। लोथल नदी है इनकी भोगवा, और अहमदाबाद ज़िले में है। हो सकता है जिला बदल गया हो, नए ज़िलों में किसी आ गया हो, लेकिन जब हम देख रहे थे तब अहमदाबाद ज़िले का भोगवा नदी तट पर है। इसकी खोज एस.आर. राव, इंपॉर्टेंट नाम है पुरातत्वविदों में, एस.आर. राव। बस आप इतना जानिए, एस.आर. राव, भोगवा, लोथल। जितने शहर हैं सिंधु सभ्यता के, उन सब के जो दरवाजे होते थे वो किधर खुलते थे, वो गली में खुलते थे, यानी जो गली पतली होती थी, सड़क पर नहीं खुलते थे। सड़क की तरफ केवल खिड़कियां होती थी। लेकिन जो ये शहर है लोथल, इसके सारे दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं, रोड पर खुल रहे हैं, गली में नहीं खुल रहे हैं। एक ये यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बंदरगाह कहाँ प्राप्त हुआ है। समुद्री बंदरगाह, डक यार्ड, तो वो लोथल से ही मिला हुआ है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, अब देखिए कुछ आपको स्वतः सोच लेना होगा। जैसे अगर वहाँ बंदरगाह है तो इसका मतलब सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र वो रहा होगा। अब परीक्षा में उसने पूछ लिया सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र कौन था, या जैसे पहले हमने चन्हू-दड़ो पढ़ा, उसने पूछ लिया औद्योगिक नगरी का दर्जा किसे दिया जा सकता है, तो आप कहेंगे ये तो लिखवाया नहीं गया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं। ये आपको कॉमन सेंस अपना लगाते रहना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चावल व बाजरे का साक्ष्य मिला है लोथल से। लोथल से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए स्टार लगाइए, फारस की मुहर, यानी कि फारस से व्यापार होता था। अब सामुद्रिक तो था ही व्यापारिक गतिविधियां, तो फारस की एक मुहर मिल गई वहां पर। 3 युगल समाधियां मिली वहां पर। युगल समाधियां यानी पति पत्नी या जो भी मेल फीमेल वो साथ साथ दफनाए गए हैं। यहां भी कारखानों के साक्ष्य हैं, मन के, तांबे बनाने के, सोने के कारखाने ये यहां पर हैं। वैसे वहां प्रायः उत्तर दक्षिण में ही सारे समाधान होते थे, लेकिन लोथल में एक अपवाद है, एक पूर्व पश्चिम को समाधान किया गया है। कुछ लोग कहते हैं शायद ये कोई विदेशी रहा होगा, मर गया होगा यहाँ पे, तो उसका समाधान जो है भारत की रीति से न होकर
किसी विधि अपने अनुसार उन्होंने पूर्व पश्चिम कर दिया होगा। घोड़े के दांत भी मिले हैं। खेलने के 2 बोर्ड मिले हैं, कोई खेल उसके 2 बोर्ड। एक और मजेदार है, गोलाकार बटन वाली मुहर मिली है। एक गोलाकार बटन, जैसे गोल बटन होता है, बटन जैसी मुहर मिली है। कुछ स्पेशल मुहर रहे होगी लगाने के लिए। और एक कलश मिला है वहाँ से। उस कलश पे जो अंकन है वो जो है कौवे की और सियार की कहानी, कौवे और लोमड़ी की कहानी कह लीजिए, प्यासे कौवे की कैसे वो उस पे कलश पे चित्रित है। प्यासे कौवे व चतुर सियार की कहानी अंकित है उस कलश पर। इतनी बातें हमने तेज़ी से लोथल के विषय में आपको बताई हैं। आपको एक बार में लगभग नोट हो जाएंगी, नहीं नोट हो तो 2 बार कर लीजिएगा, फिर आप अपनी बेसबुक से देखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग शहर लेंगे कालीबंगा। कालीबंगा के विषय में केवल 3 बातें। कालीबंगा केवल 3 बातें। सबसे पहली बात तो हमेशा लिखते हैं घग्गर नदी तट पर है। नदी तट कौन सा है? घग्गर। कालीबंगा के विषय में, कालीबंगा, इसकी नदी का नाम है घग्गर। घग्गर, घग्गर है, घग्गर। और इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। और इसके जो खुदाई करता है वो है बी लाल थापर, बी लाल थापर। इसमें क्या मिला है? जुते हुए खेत। बहुत बार पूछा गया कि जुते हुए खेत का साक्ष्य किस शहर से मिला है, तो आप कालीबंगा टिक करेंगे। जुते हुए खेत का साक्ष्य, हवन कुंड का साक्ष्य। एक इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर है, पूरी सिंध सभ्यता में जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने आपको बताया था इसकी विशिष्टता क्या है, विशिष्ट नगर नियोजन प्लस जल निकास प्रणाली। लेकिन कालीबंगा में जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, ये अपवाद है। ऊंट की हड्डियां मिली हैं। अब चूंकि राजस्थान में है तो ऊंट की हड्डियां मिलना स्वाभाविक है वहां पर। कुछ लोग इसको सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो को 2 के बाद तीसरी को इसको जोड़ते हैं। बस इतनी बातें आपके लिए कालीबंगा के लिए। इसके बाद कालीबंगा में खेतों में क्या बोया जाता था, यह भी परीक्षा में आता है, पूछा जा सकता है कभी अच्छी परीक्षा में। आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए, देखिएगा कालीबंगा से क्या क्या होता है। बनावली, बनवली, बनवाली, इसका नाम है वास्तव में बनवाली। कुछ लोग बनावली मिलता है कहीं कहीं, बनवाली। ये हरियाणा में है, राज्य हरियाणा लिख दीजिए ब्रैकेट में, हरियाणा। और नदी का नाम लिखिए सरस्वती, सरस्वती तट पर है। यहाँ का जो पूछा गया है, बार बार प्रश्न पूछा गया, हल की आकृति का एक खिलौना है, यानी हल का साक्ष्य कहाँ से है? हल की आकृति का खिलौना वो बनवाली से है, बस आप लिख लीजिए। एक सोने की परख मिली है जिसको कसौटी बोलते हैं, सोना चेक करने का, वो यहाँ से मिली है, बनवाली। और अग्निवेदियाँ मिली हैं, तो मानता है मंदिर का शायद साक्ष्य हो, वो एकदम निश्चित नहीं वहाँ के विषय में कह सकते, जब तक वो लिपि नहीं पढ़ी जा सकती तब तक। अगला शहर है आपका सुरकोटदा, सुरकोटदा। आगे ब्रैकेट में लिखे गुजरात। जैसे ही आपसे कोई सुरकोटदा की बात करे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए दिमाग में उसका मैप। अब आप लोग मैप देखना शुरू कीजिए खूब। मैं यहाँ मैप बनाकर आपको बता नहीं पा रहा हूँ, मैप देख लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप आज ऑक्सफोर्ड का एटलस मैंने आपको स्रोतों में बताया था, ले आइएगा, और उसमें या फिर आप NCERT अगर खरीदे हों या कोई भी, तो सिंधु सभ्यता के स्थल देखिएगा, एक चैप्टर सिंधु सभ्यता के स्थल में आपको बड़ा मजा आएगा देखने में कि आखिर ये नगर कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। सुरकोटदा को जगपत जोशी ने खोजा था और घोड़े की अस्थियां मिली हैं यहाँ से। बस 2 बातें। फिर आप अगला शहर लिखिए रंगपुर, रंगपुर ब्रैकेट में लिखिए अहमदाबाद जिले में है, यानी गुजरात। भादर नदी है, भादर नदी तट पर। रंगपुर से 3 बातें, अहमदाबाद जिला यानी गुजरात राज्य हो गया, भादर नदी हो गया, और धान की भूसी का साक्ष्य है, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है यहाँ पर। फिर लिखिए अगला कोट दीजी, कोट दीजी एक शहर है जो मिला है, कोट दीजी। कोट दीजी जो है सिंधु नदी तट पर है, कोट दीजी, कोट दीजी शहर सिंधु नदी तट पर है। यहाँ से कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं, यानी जो पहनने के लिए कांसे की चूड़ियाँ, कांसे की सभ्यता तो थी ही है, तो कांसे की चूड़ियाँ हो गई। एक झुमका मिला है यहाँ से कोट दीजी से, ये बरेली वाला झुमका नहीं है, ये जो है
झुमका उस समय खुदाई में मिला है। वैसे बरेली में एक झुमका लग गया है यहाँ पर। आप कभी बरेली जब हाईवे से गुजरेंगे लखनऊ से दिल्ली की तरफ, तो जब बरेली में एंट्री करेंगे उस तरफ से यानी कि दिल्ली तरफ से, तो आपको बहुत सुंदर सा एक झुमका प्रशासन ने यहाँ पर लगवाया हुआ है। तो अब लोग कहते हैं बरेली का झुमका जो है, यहाँ मंत्री हैं एक संतोष गंगवार, श्री संतोष गंगवार जी, उनका एक लेख मैंने पढ़ा एक दिन। वो कह रहे थे संसद जब भी जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे क्या बरेली का झुमका मिला कि नहीं मिला जो गिर गया था। तो जब ये झुमका लग गया तो वो कह रहे थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा ये बात, कहा कि अब जब भी कोई संसद सदस्य मिलता है पूछता है तो मैं बताता हूँ उनको, हाँ बरेली का झुमका मिल गया है, उसे आप देख सकते हैं आकर के। सुंदर सा पार्क बनाया उन्होंने, छोटा सा उसमें है। आगे आप कोटदीजी की बात कर रहे थे हम लोग। ये अग्निकांड के कारण नष्ट हो गया माना जाता है। कोटदीजी अग्नि के कारण शहर नष्ट हो गया। अगला शहर का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा की खोज जो की थी जेपी जोशी ने की। जेपी जोशी, जैसे सुरकोटदा की भी खोज जेपी जोशी ने की थी, धौलावीरा की भी जेपी जोशी ने की। ये भी गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में। और कुछ लोग कहते हैं, इसके विषय में एक स्टार लगाइए, धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक भव्य नगर था। ऐसा है, सर्वाधिक भव्य नगर। धौला का अर्थ है सफ़ेद, वीरा का अर्थ है कुआं, तो धौलावीरा का अर्थ क्या हो गया? सफ़ेद कुआं। ब्रैकेट में ही लिख लीजिए धौलावीरा, ब्रैकेट में सफ़ेद कुआं। सारे नगर सिंधु सभ्यता के दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग टीला, दुर्ग और टीला इस तरह से। लेकिन ये जो है आपका शहर, ये 3 भागों में विभाजित है। ये स्पेशल है। वो दुर्ग और गढ़ी इस तरह से विभाजित होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका 3 भागों में विभाजित है। और जो असाधारण उपलब्धि का 9 अक्षरों वाला अभिलेख है, जिसमें 9 अक्षर है, बड़ा सा बोर्ड है, माना जाता है वो नगर के द्वार पर शायद साइन बोर्ड लगा रहा होगा, वो यहीं से मिला है, धौलावीरा। 9 अक्षरों का अभिलेख। अक्षरों की जो लंबाई है वो 37 सेंटीमीटर है। 37 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं इतना बड़ा अक्षर रहा होगा उस समय, लगभग इतना। एक तालाब मिला है, लिख लीजिए वहाँ से साक्ष्य में। एक स्टेडियम मिला है खेलने के लिए धौलावीरा से। नेवले की मूर्ति वहाँ से मिली है। इसके बाद अगला स्थल है हमारा राखी गढ़ी। आप सिर्फ एक बात लिखिए, हरियाणा में है और इस गोलाकार स्थापत्य ढांचे मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 230 हेक्टेयर के आसपास। राखी गढ़ी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला शहर भी कुछ विद्वान कहते हैं इसको। फिर सुतका गेंडोर की बात हम लोग कर चुके हैं। जब अपने मैप हम लोगों ने बनाया था तो यहाँ पर बनाया था। सबसे पश्चिम का स्थान सुतका गेंडोर डास्क नदी पर, आप पढ़ चुके हैं एक बार, दोबारा नहीं चर्चा करते हैं। इसको सैनिक चौकी कहता है कोई व्यक्ति, एक इतिहासकार है आर.एस. डायसन, उसने कहा ये सैनिक चौकी थी, यानी सिंधु सभ्यता की उसको सैनिक चौकी की तुलना, यानी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे तो सुतका गेंडोर में एक सैनिक चौकी स्थापित किए थे। अब सच्चाई कितनी इस विषय में नहीं कहा जा सकता। इसके बाद आप अगला स्थल लिखिए, बस मैं अब एक एक लाइन में लिखवाऊंगा कुछ स्थल। कुणाल, आगे लिख लिए हरियाणा। और यहाँ से मिले हैं जो चीज़ महत्वपूर्ण, 2 मुकुट। बस 3 बातें लिख लीजिए। फिर अगला लिखिए स्थल देशलपुर, डैश गुजरात। बस मेहरगढ़ हम लोगों ने कहा था वो आखिरी तक सिंधु सभ्यता में भी उसके निशान हैं, यद्यपि वो पूरा पाषाण का स्थल है, लेकिन वो एक ऐसा स्थल है जो निरंतरता स्थापित करता है सिंधु सभ्यता की। तो मेहरगढ़ भी, मन के बनाने की कार्यशाला भी मिली है, उसको जोड़ते हैं यहाँ से। आमरी एक स्थल है, यहाँ से प्री हड़प्पन सभ्यता के तत्व मिलते हैं। आमरी, आमरी जहाँ से ये पहला स्थल है जहाँ प्री हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा के भी स्थल मिलते हैं। मांडा के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। बस मांडा के विषय में एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ से एक चक्की और मूसल मिला है, चक्की और मूसल का साक्ष्य वहाँ से मिला हुआ है। इसके बाद रोपड़, ये इंपॉर्टेंट नगर है यहाँ पे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है। रोपड़ सतलज नदी पर है, पंजाब में है। 2 बातें, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता यहाँ भी दफनाया गया है। इसके पहले मैंने आपको कहाँ बताया था, याद आ रहा हो तो, बुर्जहोम में ऐसा मिला था, और रोपड़ में वही बात मिली है। रोपड़ के विषय में एक महत्वपूर्ण बात और है, स्वतंत्रता के बाद जब देश में खुदाई शुरू हुई सिंधु सभ्यता के स्थलों की, तो पहला जो स्थल था वो रोपड़ था। स्वतंत्रता के बाद पहले स्थल की खुदाई की गई रोपड़, और यज्ञदत्त शर्मा, वाई.डी. शर्मा द्वारा इसको खोजा गया, खुदाई करवाई गई। आलमगीरपुर एक स्थल है जो कि अभी हम लोग लिख चुके थे, हिंडन पर है। मेरठ जिला इसमें लिख रहे हैं, शायद तब मेरठ रहा होगा, गाजियाबाद बाद में कटा है। इसको जरा होमवर्क में डालिएगा और एग्जैक्ट कीजिएगा, चूँकि यूपी का है अपने, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फिर आपका रोजदी एक था, रोजदी, यहाँ से क्रीड़ा सामग्री मिली है कुछ।
और अंत में लिखिए नौसारो, एक स्थल है नौसारो। नौसारो में मांग से सिंदूर भरी मृणमूर्ति मिली है एक। ये आपको हमने मोटे तौर पर नगरों को करा दिया, जितने नगर हैं हमारे आपके। अब नगरों के बाद हम लोग, चूँकि सिंधु सभ्यता केवल नगरों के साथ पढ़ लेना और तथ्य ले लेना, परीक्षा में टिक कर देना, ठीक है आपका काम हो जाएगा, परीक्षा में आप सवाल टिक कर देंगे, सही सही आ जाएगा। लेकिन फिर भी दो दो लाइन में हम इस पर ये चर्चा कर लें, आखिर सिंधु सभ्यता में हम लोग अभी चर्चा कर गए नगर नियोजन, विशिष्ट नगर प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था क्या रही होगी। तो दो दो पंक्तियों में हम लोग जानते चलें, अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अगला अपना हेडिंग डालेंगे नगर नियोजन, यानी सिंधु सभ्यता पर बात करेंगे तो नगर नियोजन में क्या महत्वपूर्ण बात रही होगी। एक हेडिंग डालने छोटी सी, नगरों की बात हो गई, अब नगर नियोजन डालिए। नगर नियोजन, नगर नियोजन, इसकी विशेषता क्या है, बस एक स्टार मारिए, लिखिए सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर समकोण पर काटती थी। सड़कें जो थी, रोड, सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हैं और वो समकोण पर काटती थी, उत्तर से दक्षिण, ऐसे ये समकोण पर ही काटती होंगी जहां भी काटती होंगी। जो नालियां हैं वहां पर, जो नगर नियोजन में जल निकास प्रणाली, इनकी अद्भुत व्यवस्था थी। तो नालियों में मोर्टारों का प्रयोग किया जाता था, ईंटों और मोर्टारों के प्रयोग से। कालीबंगा के तमाम घरों में कुएं पाए गए हैं, यानी हर घर में कुआं। ईंटें बहुत अच्छे से पाई गई, पकाई हुई। ईंटों का अनुपात 4-2-1 का रहता था, 4-2-1, यानी कि इनकी गणित मजबूत थी सिंधु सभ्यता के लोगों की। दीवार या फर्श बनाते थे उसके लिए एल आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे, जिससे आसानी हो जाए, एल आकार की ईंटें। जैसे स्नानागार बनाया तो उन्होंने, जो स्नानागार मोहनजोदाड़ो से हमने पढ़ा था, उसकी जो ईंटें हैं, जिप्सम का प्रयोग किया गया था, एक तो बताया था मैंने फर्श बनाने में, और जलावरोधी ईंटों का प्रयोग किया गया था। बड़ी बड़ी ईंटें भी बना लेते थे आवश्यकता अनुसार, 51 सेंटीमीटर लंबी तक की ईंट बनी हुई है। कंप्लीट है आपका। राजनीतिक व्यवस्था में सिर्फ इतना जानिए, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक सत्ता थी, कुछ लोग कहते हैं कि वणिक वर्ग के हाथ में सत्ता रही होगी, कुछ लोग कहते हैं कि पुजारी वर्ग कोई रहा होगा जिसके हाथ में यहाँ की सत्ता रही होगी। आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है। निश्चित कुछ जब तक लिपि नहीं पढ़ी जा सकती तब तक नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि राजतंत्रात्मक या जनतंत्र, अगर तांबे की तलवारें मिलती हैं तो राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक हो सकता है। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक व्हीलर कहता है। तो इस तरह से तमाम किस तरह का शासन था एकदम निश्चित अब तक नहीं किया जा सका है। फिर सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। सामाजिक व्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता का समाज कई वर्ग उसमें बटा हुआ था। ये उनके घरों से पता चलता है, क्योंकि कुछ घर छोटे हैं, कुछ घर बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं, कुछ आलीशान हैं। तो इससे क्या पता चलता है, समाज स्तरीकृत रहा होगा, समाज में कई स्तर रहे होंगे। नगर नियोजन के आधार पर हम ये कह सकते हैं। लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, दोनों तरह के लोग उस समय इसमें रहे होंगे। सूती और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, पशुओं की लड़ाई, ये सब रहे होंगे। शवों की अंत्येष्टि के सभी प्रकार मिलते हैं, दफनाने का, जलाने का, सारे प्रकार हैं वहाँ पर। मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है वो पोंटेल बनाई, मतलब लंबी चोटी बनाई हुई है, चूड़ियाँ पहनी हुई है अच्छे से, और वो नर्तकी के पोज में है, नृत्य के पोज में है। इससे लगता है कि नृत्य काफ़ी मशहूर रहा होगा। इसके बाद आपका धार्मिक जीवन इनका कैसा रहा होगा, सिंधु सभ्यता के लोगों का, अगर हम लोग एक उस पर चर्चा करें थोड़ी सी, तो जो हमको साक्ष्य मिले हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मातृ देवी की मृण मूर्ति। मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ भरी पड़ी हैं। मातृ देवी की जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं उससे पता चलता है कि वो लोग उर्वर देवी की या पृथ्वी टाइप की किसी उसकी पूजा करते रहे होंगे। दूसरा, एक पुरुष देवता जो पशुपतिनाथ वहाँ मोहनजोदड़ो से हमने पढ़े थे, मिले हुए हैं, उनकी पूजा स्पेशल दिखाई देती है। लिंग पूजा, योनि पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, इस तरह से जितनी आसपास की प्रकृति जिन पर ये अपना कब्जा नहीं कर पाते थे, जिनकी सत्ता को समझ नहीं पाते थे, जल पूजा पवित्र थी। नाग पूजा आज भी हमारे वहाँ की जाती है। इससे ये लगता है कि सिंधु की सभ्यता से आगे हम लोग अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वैदिक काल के साथ पढ़ पाएंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता की जो निरंतरता है वो आज तक तो नहीं चली आ रही है। जैसे आज भी अपने वहाँ नाग पूजा होती है, मैं जानता हूँ कई इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में, शहरों में भी होती होगी। तो नाग पूजा तो तभी से चली आ रही है। या जल की पूजा हम आज भी करते हैं, जल देवता हैं हमारे वृक्ष देवता आज भी हैं। तो ये सब तो निरंतरता के तत्व हैं जो कि सिंधु सभ्यता से चले आ रहे हैं। जो मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है जिसके 3 मुख हैं, उसके विषय में आप जान लीजिए कि उसके जो योगी हैं वो बैठे हुए हैं। एक योगी की मूर्ति है, योगी पशुपतिनाथ की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, उसमें गैंडा और भैंसा, ये बाएं हाथ पे हैं,
इसको जी कर लीजिए, बी, जी बी यानी गैंडा और भैंसा बाएं हाथ पे है। ये 4 पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षा में। हाथी और चीता इनके दाएं हाथ पे हैं, हाथी और चीता। अब ऊपर नीचे कौन से मुझे नहीं याद है, शायद ये चीता ऊपर है इसमें जैसा लिखा है मेरे पास, और हाथी नीचे है। ऐसे 2 हिरण हैं छोटे छोटे नीचे, तो यानी 6 पशुओं के साथ ये इनकी है। ऊपर एक अभिलेख है 7 अक्षर का। मार्शल जो है इनको आद्य शिव कहता है, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, मार्शल इनको कहता आद्य शिव, यानी शिव से इनका समीचीन किया जाता है। लोथल से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं, तो ऐसा मानते हो सकता है कुछ यज्ञ हवन कुंड टाइप की बातें हैं, तो हो सकता है यज्ञ की परंपरा भी कहीं ना कहीं रही हो, या हवन की परंपरा रही होगी उस समय। स्वास्तिक चक्र सूर्य पूजा के 2 तक हैं, सूर्य पूजा भी उस समय नकारा नहीं जा सकता। मार्शल स्टाइन लिंग और योनि पूजा पर बल देते हैं, लेकिन एक डेल्स भी वो इसको पूरा अस्वीकार करते हैं, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो यानी कि एकदम से निश्चित हम इसमें नहीं कर सकते हैं। ये इनका धार्मिक जीवन रहा होगा इस तरह से। इसके बाद आर्थिक जीवन। कुबड़ वाला, एक बात याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा भी गया, मुझे याद आया, कुबड़ वाला बैल पवित्र पशु था इनका, और वो इनकी मुहरों जो सेलखड़ी की बनी हुई हैं उनमें अधिकांश पर बना हुआ है, बहुत सारी मुहरों पर बना हुआ है। इसके बाद आर्थिक जीवन में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। कृषि, जो आर्थिक जीवन का इनका कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, कृषि पे ही निर्भर था। कृषि से अवशेष आता होगा तभी तो अन्नागार बने हुए हैं, अगर कृषि से अवशेष नहीं होगा तो अन्नागार करेंगे क्या, अन्नागार में रखते होंगे। कृषि पर जो काम है सिंधु सभ्यताओं में, लैम्ब्रिक एक वैज्ञानिक हैं, लैम्ब्रिक एक इतिहासकार हुए, उनका बहुत बड़ा वर्क है। कृषि वाणिज्य दोनों का परस्पर काफ़ी योगदान है हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि लकड़ी के हलों, पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे, यानी कि फसल कटाई करते होंगे, ऐसा जो भी हो। 9 प्रकार की फसलें मिली हैं वहाँ पर, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल व कपास। आप एक साँक में सुन लीजिए बस, और थोड़े बहुत लिख लीजिएगा, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल व कपास। फिर ये व्यापार करते होंगे, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से आता होगा, सोना दक्षिण भारत से आता होगा, अफगानिस्तान से रत्न आते होंगे, तो इस तरह से इनका व्यापार वाणिज्य भी। लाजवर्द मड़ियाँ कश्मीर से आती होंगी, आबनूस की लकड़ी यहाँ से मेसोपोटामिया जाती थी, तो इस तरह से इनका व्यापार। लोथल का बंदरगाह आप पढ़ ही चुके हैं कि लोथल में एक बंदरगाह था। मनके बनाने का कारखाना आप चन्हूदड़ों में पढ़ ही चुके हैं। फारस की मोहर आपको कहीं से मिल ही चुकी है। इससे सिद्ध होता है कि इनका व्यापार उन्नत दशा में था। कुछ नामें भी मिली हैं, और सुमेरियन साहित्य है जो वहाँ का मेसोपोटामिया साइड से, उधर के साहित्य में मेलुहा शब्द का उल्लेख बार बार आता है। मानते हो मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो लोग। लोथल से फारस की मोहर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद आपका लिपि पर आ जाए। हमने कहा था एक छोटा सा टॉपिक लिपि ले लेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता की लिपि। लिपि के विषय में आप हेडिंग डाल लीजिए लिपि, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा लिपि। तो अभी तो ब्रैकेट में लिख लीजिए अपठनीय। अब तक क्या है, अपठनीय, यानी कि इसको विवेच्य नहीं है, पढ़ी नहीं गई है। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन हड़प्पा सभ्यता पर जो हम लोग का चर्चा कर रहे हैं ना, होगा, ऐसा रहा होगा, ऐसा करते होंगे, ये सब इसमें बदल जाएगा, ऐसा किया जाता था, क्योंकि ये लिपि बहुत कुछ स्पष्ट कर देगी हड़प्पा सभ्यता की रूपरेखा को। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले हैं, जैसा कि लिपिकारों ने, विद्वान जो लिपि को पढ़ते हैं उन्होंने जैसा इसको निकाला है, और 300 से 400 तक अक्षर की बात कर रहे हैं वो। 64 इसके मूल चिन्ह आते हैं, 64 मूल चिन्ह, और साथ में 300 से 400 तक अक्षर की बात कर रहे हैं लोग। अक्षर इस लिपि में 300 से 400 तक अक्षर हैं सिंधु सभ्यता की लिपि में। सबसे पुराना नमूना जो लिपि का मिला है वो 1853 में मिला है किसी को। 1853 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। अच्छा, ये लिपि क्या है, हम लोग कैसे लिख रहे हैं आज देखिए। हम लोग बाएं से शुरू करते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेकिन इनकी लिपि थी, ये लिखी जाती थी राइट से, इधर से लिखेंगे बाएं, ऐसे लिखते थे, और ऐसे लिपि चलती थी। ये लिपि इनकी लिखती है हमने। देखिए ये एक चित्र बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये एक चित्र बन गया, इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि का एक नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि हो गई हड़प्पा से। जो इनका सबसे लंबा अभिलेख मिला है, जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें 17 अक्षर हैं। शायद हम लोगों ने धौलावीरा या एक शहर में लिखा था, आपको याद आ रहा होगा अभी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अक्षरों का उल्लेख आया था, उस बोर्ड का, साइन बोर्ड का। एक फादर एच हेरास है, उन्होंने बहुत काम किया है, इनका नाम आप याद रखिए लिपि पढ़ने के लिए। फादर एच हेरास, फादर एच हेरास ने काफ़ी काम किया है लिपि पढ़ने का। और एक आस्को पार्कोला, 2 नाम हैं, ये नाम हो सकता है पूछ लिए जाए कभी। आस्को पार्कोला
कभी कभी पहली पंक्ति बाएं से दाएं व दूसरी दाएं से बाएं चलती है, ऐसे करके, तो वही भाव चित्रात्मक हुआ। इसे बुस्त्रोफोदान, वैसे इसको गोमूत्र लिपि भी कहा गया है, क्योंकि गाय गोमूत्र लिपि से इसको समीचीन आप कर पा रहे होंगे, इसका समीकरण भिड़ा पा रहे होंगे। उसी का एक नाम है सुंदर सा बुस्त्रोफुदान, बुस्त्रोफुदान, इसीलिए इसको बोलते हैं बुस्त्रोफुदान लिपि भी इसको कहते हैं। गोमूत्र लिपि का ही एक सुंदर सा नाम है। इसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता के अंतिम तथ्य की ओर आएंगे, उसका नाम है पतन, सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन अपने आप में यह भी एक आश्चर्य का विषय है। इतनी बड़ी सभ्यता एकदम से कैसे पलट गई, एकदम से कैसे समाप्त हो गई। जैसे आज की सभ्यता में हम लोग जी रहे हैं, आधुनिक सभ्यता में, और ये सभ्यता एकदम गायब हो जाए किसी महामारी से, किसी समस्या से, किसी उल्कापिंड के टकरा जाने से, या कोई मनुष्य के इतने ज़्यादा संसाधनों को निचोड़ लेने से कि संसाधन आपके जीवन के लिए रहे ही न जाएं। ऐसा बहुत बार होता है। और लगातार मनुष्य अपने को विकसित तो कर रहा है, लेकिन क्या वो अपने जो डेवलपमेंट, असली डेवलपमेंट की परिभाषा है हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे, क्या वो अपने को डेवलप कर रहा है? केवल टेक्निकल डेवलपमेंट कर लेना, जीडीपी बढ़ा लेना, पैसे ज़्यादा बढ़ा लेना मनुष्य का असली विकास कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य का विकास तो इसमें है कि मनुष्य का जीवन कितना आगे जा रहा है, हमारा जीवन स्तर, प्रत्याशा, जीवन के HDI कैसे बढ़ रहा है, उन चीज़ों से जुड़ता है। तो इस मामले में उस सभ्यता का पतन कैसे हो गया, ये एक आश्चर्यजनक विषय है। इसके पतन के बहुत से कारण दिए बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, दो बड़े हैं। इन्होंने कहा कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया। जब हम अगला टॉपिक कर रहे होंगे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसको पढ़ेंगे। ये लोग कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य आए, उन्होंने यहाँ हमला कर दिया और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने इनके इस मत को नकार दिया है। इनका ये मत सही नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि अब तो वैदिक संस्कृत को जो आर्य हैं वो भी कहीं न कहीं मूल निवास से ही, उनके यहीं कहीं से मूल निवास ढूंढने लगे हैं, या वो मध्य एशिया से आए, तो इनके बीच में एक ऐसी समानता, ऐसा निरंतरता नहीं मिल पा रही कि उन्होंने हमला करके इनको कोई ऐसे बहुत साक्ष्य नहीं मिल पा रहे। एक आध शहर से मिले हैं कुछ साक्ष्य, मोहनजोदाड़ो से 17 नर कंकाल बिखरे मिले हैं, बस वही साक्ष्य है। तो इस आधार पर नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने संसाधनों का दोहन बहुत कर लिया था, यानी कि जलवायु की प्रतिकूलता हो गई एकदम से, और फिर यह सभ्यता धीरे धीरे हर शहर नष्ट होता गया। मार्शल ने कहा कि बाढ़, हर साल बाढ़ आती थी, सिंधु नदी, रावी नदी, इनमें सब में हर साल ये बाढ़ के नीचे उन्होंने 7 स्तर खुदाई की है, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के 7 स्तर तक उनको मिला। एक शहर बसा, उसके नीचे देखे लेयर है जमीन पे पानी बाढ़ की, फिर नीचे शहर, फिर नीचे शहर, फिर नीचे शहर। इससे क्या पता चलता है कि बाढ़ आती थी, ये लोग भाग जाते थे, नए सिरे से सभ्यता को फिर से विकसित करते थे। तो इनका मत मजबूत है यद्यपि, लेकिन इससे भी बहुत सारे विद्वान सहमत नहीं हैं। ये मत मार्शल का है मुख्यतः कि बाढ़ के कारण इनका समाप्ति हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमने जलवायु परिवर्तन वाली बताई उसमें एक नाम लिख लीजिएगा, RL ऑस्टाइन। इनका वर्क है बहुत सारा, जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। एक है MR साहनी, इन्होंने कहा भूतात्विक परिवर्तन, यानी भूतात्विक, भूकंप आ गया या भूतात्विक परिवर्तन, एकदम से भू परिवर्तन के कारण इस सभ्यता को कहीं इधर उधर शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने यह नहीं कहा खत्म हो गई, शिफ्ट होना पड़ा कहीं ना कहीं। जॉन मार्शल का यद्यपि बाढ़ का कारण है, लेकिन एक उन्होंने और तथ्य भी दिया बाद में। उन्होंने कहा हो सकता है इस सभ्यता का अंत प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ हो। एक श्रीन रत्नागर पुरातत्वविद हैं यहाँ के भारतीय, इन्होंने कहा जिन कारणों से उदय हुआ उन्हीं कारणों से इसका अंत हो गया। किन कारणों से उदय हुआ ये पढ़ने की बात है, जब आप कभी इसको ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारणों से उसका पतन हुआ। बल्कि विद्वान आजकल इस पर शोध कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण संस्कृतियों में परिवर्तित होती चली गई। किन ग्रामीण संस्कृतियों में परिवर्तित हो गई ये आप अपने घर में पढ़िए, हम भी चर्चा करेंगे कभी न कभी, तो इस टॉपिक को लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विषय में आज हम लोगों ने जो चर्चा की, आप इसको जितनी हेडिंग्स हमने बताई इनमें मोटा मोटा करिएगा, जगह छोड़िएगा, अपनी बेस बुक से पढ़िएगा, तो आपको, और जब आप प्रश्न करने बैठेंगे हड़प्पा सभ्यता के, तो फिर आपको मदद मिलेगी। आपको लगेगा ये सवाल आया तो ये इससे कर लिया, ये नहीं आया था तो ये हमको अपनी बेस बुक से कमांड करना था। एक बात हो गई। दूसरी, अब हमने ये सोचा है कि हम प्रश्नों का एक पहर रखेंगे। हम प्रश्न पहर में आपके साथ जुड़ेंगे। जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे उसके 15-20 प्रश्नों का एक समूह हम आपको उपलब्ध कराएंगे अपने वीडियोज़ में ही। उसी वीडियोज़ में आप आंसर हम आपके छिपाएंगे, देखेंगे कि आपकी क्या स्किल है और आप उसका कैसे आंसर निकाल पाते हैं। फिर आपको इन वीडियोज़ से मदद मेरे मिलती रहेगी। जहां आपको समझ में नहीं आएगा, आप, हमने पहले भी कहा था, कमेंट कर दीजिए, सुझाव दे दीजिए। और अगर आपने पूरा मेरा लेक्चर सुना, आपको अच्छा लगा,
तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए। इससे मैंने कहा था मेरी ऊर्जा भी बढ़ती है और ये सही रहता है कि फिर मुझे लगता है कि मेरा काम सही दिशा में हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में आज इतनी ही बातें। इसके बाद हम लोग अगला तीसरा चैप्टर हमारा जो वैदिक संस्कृति, महाजनपद आदि आदि करेंगे। ठीक है, वही सारी बातें, और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।